हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी? बढ़िया तो। समय ज़्यादा तो बचा नहीं, अब तो फिंगर पर काउंट किया जा सकता है योर टोटल नंबर्स ऑफ डे। तो बच्चे कस कर पढ़ो। इस वक्त में हम लोग को स्टडी के अलावा बाकी किसी मैटर पर खुद को फोकस करने का जरूरत नहीं है। दुनिया में भूचाल आ रखा है, आने दो ना, वो दुनिया वाले लोग समझ लेंगे। हम स्टूडेंट्स को क्या मतलब, इनसे कोई मतलब नहीं है। इतना सा भी तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से। खूब पढ़ाई करो और मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे को कमिट किया हूं कि एग्जामिनेशन के दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूं। फिक्र किस बात का। तो बच्चे अपन का चल रहा था, अभी अपन का रिवीजन क्लास चल रहा है। अभी अपन का इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन क्लास चल रहा है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है और जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है उसके आगे के टॉपिक्स को आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो हो जाए रेडी? तो पक्का? तो चलिए आज के टॉपिक्स को अब यहां से आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो बच्चे आज का फर्स्ट टॉपिक्स है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध। देख बच्चा, अगर आप एक कंडक्टर लेते हो, में भी आप एक ऐसा कंडक्टर लेते हो, तो क्या इस कंडक्टर में ये सारा जगह खाली है क्या करंट को फ्लो करने के लिए? करंट बोले तो चार्ज को फ्लो करने के लिए, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। ये पूरा जगह खाली है क्या? बिल्कुल जगह खाली नहीं है। देख रहे हो ना, ये मेटल्स जो है इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मेल से बना हुआ है। अब जब चार्ज यहां से ऐसे फ्लो करेगी तो क्या करेगी? देखो यहां पर ए, थोड़े अगर मैं चेंज कर देता हूं, अब ए सारे जो पार्टिकल्स हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। बढ़ने देगा क्या? नहीं बढ़ने देगा। ओके, नहीं बढ़ने देगा। क्या मतलब हुआ? एक अपोजिंग फोर्स लग गया, राइट? तो कहां अपोजिंग फोर्स लग गया? तो ये जो करंट आगे इसमें फ्लो करने जा रही थी, कहां फ्लो करने जा रही थी? कंडक्टर से फ्लो करने जा रही थी। तो जब यह विद्युत धारा करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर, चालक से जब यह प्रवाहित हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि अवरोध उत्पन्न हो रहा है, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, एक विरोधी बल उत्पन्न हो रहा है। इसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। नाम भी बहुत मजेदार आ गया, अवरोध ही प्रतिरोध है। This opposing force is called resistance. It is a property by virtue of which a conductor opposes the flow of charges through it. जब इससे आप करंट बोलो, चार्ज बोलो, जब इससे चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहां जो अपोजिशन, यहां इसके फ्लो में जो अपोज डेवलप हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। बच्चा पक्का समझ में आ रहा है सब लोग को? क्लियर है ना? जब चार्ज कंडक्टर से फ्लो करेगी और इसके रास्ते में जो अपोजिशन डेवलप होगा, अपोज जो डेवलप होगा, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। थोड़ा ध्यान रखना, ये 2 बार हो गया है तो एक ही बार लिखना। इट इज डिनोटेड बाई आर और एसआई यूनिट इज ओम। क्या मतलब? ओम साहब, जब हम प्रीवियस क्लास में तुमको ओम लॉ पढ़ा रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि भी प्रोपोर्शनल आई, और तुम्हारा अगर बाय द वे तुम इस प्रोपोर्शनल को ब्रेक करो तो तुम्हारा आ गया था V इज इक्वल टू आई आर, राइट? तो पक्का ना, V इज इक्वल टू आई आर। फिर से लिख देते हैं। अब यहां ये जो आर है ना, इसी आर को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नहीं पक्का ना? देख रहे हो ना, ये करंट जब, अदरवाइज मत लेना। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो इस रहस्य को समझेंगे। ऑनलाइन वाले भैया, जो बाहर के भैया दीदी कोई कहीं पर मेरे क्लास को कर रहे होंगे तो मेरे इस सेंटेंस को और मेरे इस फीलिंग को आप नहीं समझिएगा, लेकिन जो ऑफलाइन वाले हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे दुलरी जो लोग हैं, वो लोग इस भाव को समझेंगे कि सपोज दैट आई एम ए करंट, योर टाउन इज अ कंडक्टर। मैं तो अच्छा से फ्लो कर रहा था, लेकिन देख रहे हो ना कितने अपोजिशन हो रहे हैं, है ना बात सही? अब ये जो अपोजिशन है, ये जो अपोज डेवलप हो रहा है, कहां अपोज डेवलप हो रहा है? इस करंट को फ्लो करने में, कहां से?
एक कंडक्टर से इस करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन डेवलप हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये आर, यही आर है। ऐसे तो मैं एन हूं, लेकिन यही आर है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। इसका मतलब है, हाँ, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई आई। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का जो रेशियो है, इसी को तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, ओ एच एम, ओम होता है। यूनिट क्या होता है, सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब 1 ओम, ये क्या हो गया 1 वोल्ट, ये क्या हो गया 1 एम्पियर। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर कोई आपसे पूछे कि आप डायमेंशन बताइए ना, अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप डायमेंशन तो बता दीजिए, किसका, आर का, तो चलिए बता लेते हैं। अभी जब आपने पढ़ा कि R इज इक्वल टू वी बाई आई, तो बच्चे क्या आप नहीं पढ़े हो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और I को रहने दो। अब बोलो W का क्या होता है, सीधे तुम निकाल लो। तो W का होता है, आइए यहां पर, क्या होता है, W का क्या होता है, ML2T माइनस 2, ML2T माइनस 2, और क्या है, बाई QT है, बाई QT है। तो Q का क्या होता है, AT, और T का होता है T, पक्का ना। तो ML2, अब 2 गो तो T पहले से माइनस लेकर के खड़ा था, 2 गो T को और ऊपर में ले जा रहे हो तो -4, एक A को भी ले जा रहे हो तो -1, ML2T माइनस 4, A माइनस 1। T माइनस 3, ये कैसे, ये कैसे, नहीं, हम लोग सही निकाले हैं ना। क्या फॉर्मूला भी आया था हम लोग का, हम आइए यहां पर फिर से निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W बाई क्यू, और नीचे में तो I पहले से है ही। अब बोलिए W, वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, Q I। बोलिए फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2, डिस्टेंस का L, नहीं भाई हम लोग सही बनाए हैं, Q का AT, I का A, I बोले तो करंट एम्पियर। तो M L है, 2 T यहां, ओ यो 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 यो, एक ही T जा रहा है, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। MLT माइनस 3, A माइनस 2। यस, सॉरी, ए सही है, ए सही है, ए नोट कीजिएगा। यस, ए सही है, राइट। तो किसी को डाउट नहीं ना है, फिर से बताने का जरूरत है क्या, फिर से बता दे। V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और I तो है, W इज इक्वल टू FS Q, और I तो है। अब यहां से आप यहां ले लीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते जाइए। तो हम लोग इसका क्या निकाले, डायमेंशन भी निकाल लिए। ए रेजिस्टेंस हुआ, ए तो रेजिस्टेंस हुआ। आप पढ़िए कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर बाय द वे आप एक कंडक्टर लेते हैं तो सबसे पहला बात है कि रेजिस्टेंस इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। क्या मतलब, मान लीजिए कि आप इतना बड़ा कंडक्टर लिए हैं और मान लीजिए कि आप इतना छोटा कंडक्टर लिए हैं। यहां पर तो चार्ज को यहां से यहां तक फ्लो करना पड़ेगा, यहां से चार्ज को तो यहीं से यहीं तक जाना पड़ेगा। तो तय बात है कि जितना दूर वो चलेगा उतना दूर तक इसको अपोज होते रहेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहला बात तो हो गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पक्का समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या हो गया कि देखिए, अभी मान लेते कि आपका तार इतना पतला है,
और मेरा वाला तो तार इतना मोटा है, तो तय बात है कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया तो बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा। आप पढ़े हो ना बेटा कि फ्यूज का तार पतला होता है, इसीलिए तो फ्यूज का तार पतला होता है। जो मोटे होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम डेवलप हो पाता है। और मैं तो मोटा हूं, ऑफलाइन क्लास वाले भैया दीदी आप समझिएगा हमारे बात को, हम तो मोटे हैं। मैं मोटा, मेरा चमड़ी मोटा, मेरे पर तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा नहीं उतना ज्यादा। क्या सही बात है ना? क्योंकि एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो आर प्रोपोर्शनल 1/a, करेक्ट। जिसका एरिया जितना ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम डेवलप होगा। हम तो 29 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा एरिया का क्या कहना। मैं तो 29th ईयर से सेवा दे रहा हूं, एक से एक रिजल्ट आया है आपके सीनियर्स लोग का यहां से। तो जो बंदा 29th ईयर से पढ़ा रहा है उसका एरिया कितना बड़ा होगा आप समझ लीजिए। मैं तो आपके घर घर में पहुंचा हुआ हूं, तो मेरे पर उतना रेजिस्टेंस डेवलप होने वाला नहीं है, क्योंकि ये साइंस कहता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब दोनों को एक साथ अगर मर्ज कर लिया जाए वैसे लोग जो मेरे पास ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। मेरे मैंने जो एक व्यंग यहां पर दिया, इस व्यंग उनको समझ में आ रहा होगा। वैसे लोग झारखंड के वैसे बच्चे जो मेरे जहां ऑफलाइन क्लास नहीं है उनको समझ में अगर ये बात नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आप फिजिक्स समझते चलिएगा। तो अभी बच्चे मैंने यहां पर आपको दो बात बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में ब्रेक होगा। पहले तो मर्ज कर लेते हैं। और यहां जो कांस्टेंट में ब्रेक होता है इसको रो कहते हैं, रो L इंटू ए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है तो आप उनसे बेझिझक बताइएगा कि रेजिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो हो गया कि लेंथ कैसा है, दूसरा हो गया कि एरिया कैसा है। तार एकदम पतला अगर ऐसा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा, और तार अगर ऐसा मोटा हो गया, यहां देखिए तार बिल्कुल हम ऐसा मोटा तार बना लेते हैं, तार अगर ऐसा मोटा हो गया तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डेवलप होगा, इसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा। इसीलिए फ्यूज का तार पतला होता है, और इसीलिए घर का वायरिंग जो हम लोग कराते हैं वो मोटे तार से कराते हैं ताकि कम रेजिस्टेंस डेवलप हो। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो और ये जो रो हुआ जिसमें क्या भी बताया ना कि जो कांस्टेंट है उसको रो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या तो हम रजिस्टिविटी कहते हैं, या तो ये जो रो हुआ इस रो को या तो हम कहते हैं रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, या तो इसी का एक नाम और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दो नाम से इसको जानते हैं। कोई अगर आपको रो का फॉर्मूला यहां से पूछे तो बिल्कुल यहीं से बता दीजिएगा कि रो इज इक्वल टू ए चला जाएगा यहां, तो आर इंटू ए अपन एल। पक्का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? एकदम क्लियर कट है। बहुत अच्छे, शाबाश। पढ़ते चलो वीर, तुम पढ़े चलो, सब लोग पढ़े चलो। तो यहां से रो का वैल्यू निकल गया, और इस रो को हम क्या बोलते हैं? या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या तो रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिस मटेरियल का कंडक्टर है उसका। अब आपसे अगर कोई पूछता कि बताइए, तो फिर भैया अगर रेजिस्टिविटी कहते हैं तो इसको आप डिफाइन कर दीजिए ना। कोई आपसे कहेगा कि ठीक है आप इसको रेजिस्टिविटी कह रहे थे तो आप इसको डिफाइन कर दीजिए ना। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी आपने बोला कि आर प्रोपोर्शनल एल, अभी आपने बोला कि आर प्रोपोर्शनल 1/a मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अपन को आ गया कि आर प्रोपोर्शनल ए, ये तो फेड चल रहा है, ए लेते हैं, आर प्रोपोर्शनल एल ए, दोनों को मर्ज किए तो आ गया रो L/A। अब यहां से अगर रो हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा? तो ए वाला ए यहां चला आएगा और L बाई में चला आएगा, तो RA/L यही हो जाएगा ना, RA/L। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका यूनिट क्या होता है, क्या होता? आप सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल बताने का मामला था। तो जरा गौर कीजिए कि अगर जिस कंडक्टर को आप लिए हैं, जैसे इस कंडक्टर को आप लिए होंगे, इसके ये जो एरिया है ना, इस एरिया को भी यूनिट मान लीजिए, और इसका ये जो लेंथ है ना, लेंथ को भी आप अगर इस लेंथ को भी अगर आप यूनिट मान लीजिए, तो अगर एरिया भी यूनिट हो गया और लेंथ भी अगर यूनिट हो गया तो बेटा नो डाउट रो और आर दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा कि रेजिस्टेंस तो रजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऑल रेजिस्टेंस नॉट से ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स एज ए टू कंडीशन। कौन कौन सा?
तो फर्स्ट कंडीशन की इसका एरिया यूनिट होना चाहिए, जिस कंडक्टर से हम करंट को चार्ज को फ्लो करा रहे हैं उसका एरिया यूनिट होना चाहिए और उसका लेंथ भी यूनिट होना चाहिए। इस समय इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। पक्का समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है ना? सो रेजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही है, दूसरे खानदान का नहीं है। बट इसमें थोड़े टर्म कंडीशन अप्लाइंग कि अगर कंडक्टर का लेंथ यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो, उस समय अगर उससे चार्ज फ्लो करा रहे हो और उस समय उसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रोज अब आपसे कोई पूछ दे, पूछने वाले की कमी तो है नहीं, कोई आपसे पूछ दे कि बताओ इसका यूनिट क्या होता है, तो बस तुरंत आ जाना। अभी तुम पढ़े हो, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। रो एल बाई ए, यहां से रो तो आर ए बाई एल, आर बोले तो ओम, ए बोले तो मीटर स्क्वायर, एल बोले तो मीटर, मीटर मीटर गयो और बच गयो ओम मीटर। पक्का? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब अगर आपसे कोई पूछता है, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इसका डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है डायमेंशन, तो अब भी तुम फॉर्मूला पढ़े हो डायमेंशन, यहीं से आ जाना। बोलो आर का डायमेंशन, तो अब भी फॉर्मूला पढ़े हो एम एल, बोलो क्या होता है, जल्दी से बता दो। एम एल टू टी माइनस थ्री, अभी पढ़े थे ना हम लोग, इसको सॉल्व किए थे, यहां पर सॉल्व किए थे। ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू। ये क्या? एरिया L2, ये क्या है? लेंथ L, एक L तो गया, इसका मतलब बचा m बचा L3 t माइनस थ्री ए माइनस टू। तो बच्चे ये सारे डायमेंशन जो है ना थोड़े हार्ड डायमेंशन होते हैं, जरूर हम लोग को बनाने के लिए सीखे हुए रहना चाहिए। एग्जामिनेशन में तो 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर रहेगा, ऑब्जेक्टिव श्योर रहेगा। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला का कंसेप्ट अगर आपके पास है तो ही बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो फिर ऐसे जगह पर बच्चों को थोड़ा केयरफुल पढ़ाई करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बड़ा बात है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी। अब अगर आप इस भी डी को ब्रेक कर दीजिए तो एन ई ए को रखिए और भी डी के बदले क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताइए। ओ अच्छा, ई टी बाई एम। अगर आप इसको पूरा का पूरा I इज इक्वल टू, अब ऐसा करो बेटा, इस ए को इधर ला लो तो हो गया I बाई ए इज इक्वल टू एन ई और ई दोनों मिलकर ये स्क्वायर हो गया, ई टी बाई एम, करेक्ट। तो और इस आई बाई ए को हम क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, ई को रहने दो, इससे बहुत प्यार है, और एन ई स्क्वायर टी को हटा दो। हटा के कहां ले जाओगे, बाई में कर लेना, एम बाई एन ई स्क्वायर टी, और ये तो बन गया, क्या बन गया, रो बन गया। इसका मतलब हो गया J इज इक्वल टू ई बाई रो। यहां से अगर रो कहे तो रो इज इक्वल टू ई बाई जे। तुमको जिसका फॉर्मूला जिससे ज्यादा प्यार है उस फॉर्म में पढ़ लेना। अब बताओ कंडक्टेंस क्या होता है, सब छोटे छोटे टॉपिक्स है बच्चा, जल्दी बताओ कंडक्टेंस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टेंस टेंस टेंस टेंस, तुम टेंस मत हो, तुम खाली फॉर्मूला याद करो, टेंस टेंस रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है जी इज इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाई और 1 बाई, बोलो अभी क्या पढ़े हो, आर के बदले, आर के बदले क्या पढ़े हो, तो आर के बदले अभी देख लो, अभी पढ़े हो ना, यहां से बोलो आर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रेजिस्टेंस का पढ़े हो, जल्दी बताओ। आर, आर यहां भी देख लो, बहुत जगह लिखा हुआ है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, पढ़े हो ना अभी, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए, ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जी इज इक्वल टू ए रो एल।
अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि जल्दी से बताइए इसका यूनिट क्या होगा, जल्दी बता दीजिए, तो बोलिए इसका यूनिट क्या होगा, आप ही बताइए। ये एरिया है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एरो है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तो ओम मीटर। एल है, जल्दी बताइए क्या होता है, मीटर। इसके दोनों मीटर इसके दोनों मीटर से कट गए, 1/ओम। इसी को आप पर ओम कहेंगे। ओम के पावर -1 को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, पर ओम। और पर ओम का ही दूसरा नाम होता है। देखिए एक बात आपको बता दें, दुनिया में यही एक ओम साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े साइंटिस्ट करंट के दुनिया में रह चुके हैं कि इनका उल्टा और सीधा दोनों सम्मान दिया गया है। इधर से अगर आप पढ़ते हैं तो OHM होता है ओम, लेकिन अगर आप इसको इधर से पढ़ देते हैं तो हो जाता है MHO, महो। सो महो इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओम। ओम के उल्टा को, ओम के इन्वर्ट को हम क्या बोलते हैं, महो कहते हैं। कहने का मतलब है कि पर ओम को या 1/ओम को हम लोग कहते हैं महो। तो एक अच्छा जीके पे ध्यान रखिएगा, संसार में यही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको उल्टा और सीधा इनके नाम को दोनों सम्मान दिया गया, रेस्पेक्ट दिया गया है। अगर आप करेक्ट में आते हैं, अगर आप फॉरवर्ड में आते हैं तो ओम्स होता है, और अगर आप इसी को रिवर्स हो जाते हैं तो महो हो जाता है। तो बच्चे इन चीजों को ध्यान रखिए। और तो क्या हो गया, 1/ओम बोले तो महो। अब बोलिए कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी एक जैसा मैच कर रहा है ना। तो डिफाइन करने में आपको सुविधा होगा अगर ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स लेकर के चलते हैं तो। अच्छा टीवीटी कहां कहां होता है, तो रजिस्टिविटी में होता है। और पढ़ क्या रहे हो, कंडक्टिविटी पढ़ रहे हो, तो बोल दो ना कि कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रजिस्टिविटी, 1/रजिस्टिविटी। और कहने का मतलब 1/m/ne²t, और ये ऊपर जंप करके चला जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू ne²t/m। पक्का समझ में आ रहा है। अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन अब सबका आप जानते हैं, जितना भी यहां पर लेटर है। हाँ, सबसे पहले आप अगर इसका यूनिट पूछे कि यूनिट क्या होगा, जल्दी से बताइए यूनिट क्या होगा, क्या हो जाएगा यूनिट, तो यूनिट हो जाएगा 1/रो। रो का क्या होता है, तो ओम मीटर। ओम ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, -ओम का पावर -1, और मीटर का, और ओम के पावर -1 को हम या तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, या तो अगर पूरा वर्ड देना चाहते हैं तो आप लिखिए महो पर मीटर, महो पर मीटर। हाँ, महो का है दूसरा नाम सीमेंस भी होता है। देखिए सही बात है, यहां पर मैं आपको याद है, आप जो पर ओम लिखे ना 1/ओम, इसी को एस कहा जाता है। एस बोले तो सीमेन, एस बोले तो सीमेन। तो महो का ही दूसरा नाम सीमेन होता है, तो इसको आप कह सकते हैं सीमेन पर मीटर। तो बच्चा पूरा मैं आपको एक एक बात बता दे रहा हूं, आप इन चीजों का पूरा ख्याल रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बताइए। ईएमएफ क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है कोई फोर्स होता है, फोर्स होता है ना, या ढुशुम, यही वाला फोर्स होता है, पकड़ाएगा यहां पर पड़ेगा, फोर्स निकल जाएगा। फोर्स नहीं है, क्या है, वर्क है। क्या वर्क है, जैसे ये शेल लिए, ये शेल है मान लेते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अगर ये सेल का इलेक्ट्रोड अंदर में रहेगा ना, अंदर में लिक्विड विक्विड भरा हुआ रहता है, क्या क्या आप लोग भरते हैं, आप लोग तो वैज्ञानिक है ना, भरा हुआ सब रहता है। तो आप जब चार्ज यहां से प्रोड्यूस कीजिएगा तो उसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना होगा कि नहीं, नहीं जाना होगा, जाना होगा तभी ना वो जाकर के बाहर की ओर आएगा, सर्किट में काम करेगा। आप यहां से जो सर्किट बनाइएगा और सर्किट आपका यहां बल्ब जलेगा तो कैसे जलेगा बताइए, जब चार्ज को यहां से यहां तक आएगा तभी ना बाहर निकल के आपका बल्ब जलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो सेल के भीतर जो टर्मिनल है, जिसको प्लेट आप कहते हैं, तो इस टर्मिनल में जो चार्ज है, उस चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना होता है। तो टर्मिनल चार्ज जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाए तो उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। इसी वर्क को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स बट ऑल्सो इट कि क्या है, ए वर्क है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ वर्क। सो द वर्क डन बाय ए सेल to bring a unit positive charge from one terminal to the other terminal। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो वर्क करना पड़ता है, इसी को हम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मान लो कि क्यू चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, तो यूनिट चार्ज को
कितना करना पड़ेगा, तो W/Q करना पड़ेगा। W का मतलब जूल और Q का मतलब कूलम, जूल पर कूलम, और ये जूल पर कूलम को ही वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसी का वोल्ट भी। तो हम उम्मीद करें कि समझ में आ रहा है। तो बोले सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा है। बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा है। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है बच्चा। होता है जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा शेल है, अभी शेल पर अगर कोई लोड दे दिया गया हो, इस शेल पर अगर कोई लोड दे दिया गया हो, उस समय जाकर के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है। लेकिन अगर इस शेल में कोई लीकेज नहीं हो और इस पर कोई अगर लोड नहीं दिया हुआ हो, तो फिर उस समय, कहने का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तो अगर उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, सेल से करंट को नहीं लिया जा रहा हो, उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी तुमने देखा कि यूनिट वोल्ट होता है, और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है, तो देयर इज नो डिफरेंस। फिर भी मैंने तुमको एक यहां पर, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने यहां पर तुमको क्या किया, एक देखो, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। तो तुमको हम यहां पर एक डाटा बना करके दे दिए, मेरे समझ से सबके पास लिखा हुआ है, तुम लोग इसको देख भी लेना। अगर तुम बोलना चाहोगे तो द इलेक्ट्रोमोटिव, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल। बस ध्यान देना, यहां पर करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, करंट यहां पर नो करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और यहां तो V प्रोपोर्शनल I होता है, R लिखा गया, सॉरी, V प्रोपोर्शनल I होता है। तो अभी देख रहे हो ना, प्रोपोर्शनल जाके वहां पर रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ए सेल, वो सेल पर निर्भर करता कैसा सेल बना हुआ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टू टर्मिनल्स। तो यहां पर क्या बताया रहा कि अगर बाय द वे आप और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव पर व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, जब करंट फ्लो अगर हो रहा हो, उस समय जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा सेल का, वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा, तो लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत जूनियर विंग्स में पढ़े हो। अब बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखो, अगर बाय द वे तुम ये सेल लिए हो, ये सेल का अगर बाय द वे हम लोग कहें कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर तुम मेरे को बताओ बैटरी खराब होने का क्या मतलब होता है। कहते बैटरी अब तो पुराना हो गया, बैटरी खराब हो गया, इसका मतलब है कि अंदर जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी घट गई, या तो जो चार्ज स्टोर है उस स्टोर को बाहर फ्लो होने की कैपेबिलिटी घट गई। ये सारे वर्ड्स को हम लोग मिला करके बोलते हैं कि बैटरी तो खराब हो गया। इसका मतलब है कि इसके भीतर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। कहां? सेल के भीतर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो सेल के अंदर बोले तो इंटर, इसीलिए इसका नाम बोल दिया इंटरनल। इंटरनल मतलब भीतरी। तो सेल के भीतर जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो ये भी रेजिस्टेंस ही है, ये एक अलग मुद्दा है कि वो जो सेल के भीतर में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, लेकिन है तो रेजिस्टेंस ही, इसलिए इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला बात है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेल। ये देखो, ये जो बैटरी पड़ा हुआ है, इसमें देखो ये बैटरी में बहुत सारा प्लेट लगा हुआ रहता, तुम जानते हो ना। तो अगर प्लेट बहुत दूर दूर लगा हुआ रहेगा, प्लेट ऐसे बहुत दूर दूर लगा हुआ रहेगा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। लेकिन अगर नहीं, देखते हो ना, इतना बड़ा बैटरा होता है, और अगर तो किसी कंपनी का खरीदते हो तो कंपनी वाला देता है तुमको 30,000 रुपए में, और अगर तुम लोकल खरीदते हो तो 10,000 रुपए में दे देता है। तो रीजन क्या है? तो ये सारे प्लेट्स पर का लोचा है। इसमें अच्छा जस्ता, मतलब एक गुड जेडन का जस्ते का प्लेट लगा हुआ, प्लेट क्या जी का होता है? जस्ते का बना होता है। और ये क्या होता है कि नंबर ऑफ जो प्लेट्स है इसमें ज्यादा रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स कम रहेंगे। तो कम होने का मतलब क्या होता है कि दूर दूर पर लगा दिया, प्लेटवा थोड़ा दूर दूर पर भीतर में लगा दिया, दिखाई तो पड़ता नहीं है, ऊपर से तो एकदम पॉलिश तॉलिश करके सब नया बना देता है। तो अगर यहां पर ज्यादा दूर दूर पर इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा दूर रहेगा वहां पर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा डेवलप होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द सेल। अब देखो अंदर में क्या डाला हुआ रहता है? तो लिक्विड डाला हुआ रहता है। लिक्विड का मतलब कुछ थोड़े डाला रहता है। लिक्विड का मतलब हुआ कि अंदर में डिस्टिल वाटर डाला हुआ है, और सबसे जबरदस्ती इसमें एसिड डाला हुआ रहता है। तो एसिड महंगा चीज है, तो एसिड के क्वांटिटी को कम कर देगा। अगर पनिया ज्यादा बढ़ा देगा, एसिड घटा देगा, तो खर्चा क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा।
तो रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन कंपनी वाला अगर बाय द वे कोई अच्छे कंपनी का हम लोग सेल्स लेते हैं वहां पर, तो उसमें क्या करता है कि एसिड जो एक निश्चित रेशियो में जितना जाना चाहिए उतना डाला हुआ रहता है, साथ में वाटर, डिस्टिल वाटर जितना डालना चाहिए सब, तो वो क्या होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है कि अंदर का इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज इन द सेल। मैंने अभी बताया ना कि ये जस्ते का, जेडेन का बना हुआ रहता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या चीज का बना रहता है, ये जो अंदर में प्लेट डाला हुआ है, ये प्लेट जेडेन का डाला हुआ है, जस्ते का डाला हुआ है। तो अगर रिफाइंड जेडेन का, अगर प्योर जेडेन का डाला हुआ है तो तय बात है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैसा है और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे क्या हुआ ना कि ये तुम्हारा सेल है, अब सेल में पूरा यहां तक इतना बड़ा बड़ा अगर बाय द वे इलेक्ट्रोड डाला हुआ है तो बहुत अच्छा, लेकिन लोकल में क्या होगा कि इतना ऐसे करके डाल देगा, यहीं से ऐसे केवल पैकेट बना देगा। तो एक क्या हुआ कि देखो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रोड नहीं डाला हुआ है, तो उनका ये छोटा छोटा हो गया। वो काउंट करा देंगे कि नहीं देखिए वहां 20 को डाला हुआ है, मेरा भी 20 को डाला हुआ है। अरे भैया आप 20 को तो डाले हो, लेकिन ये बाय द वे 6 इंच का या 6 सेंटीमीटर का डाले हैं, आप तो भैया 4 सेंटीमीटर का डाल रहे हो, और हर प्लेट अगर 2 सेंटीमीटर आपका छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द। अच्छा बाय द वे कोई पतला पतला प्लेट डाल दिया और कोई थोड़ा सॉलिड प्लेट ऐसे इतना चौड़ा चौड़ा ऐसे प्लेट डाल दिया, तो इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। उम्मीद करे बच्चा पक्का समझ में आ रहा है किन किन बातों पर डिपेंड किया। तो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना दूर है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, और जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं उसका एरिया कैसा है। तो ये 4 बात पर डिपेंड करता है। उम्मीद करें पक्का समझ में आ रहा है। अब यहां पर कुछ की पॉइंट्स आपको लिखे हैं, ऐसे भी एग्जामिनेशन के लिए इतना कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, बट ध्यान रखिए। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोलिए सेल जो है तो कहां से, जो अंदर में जो ए प्लस है और ए माइनस है, तो अंदर में ऐसे फ्लो करेगा और बाहर में ऐसे फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आउटसाइड द सेल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आया। सेल के भी ए प्लस है माइनस, तो सेल के भीतर ऐसे और सेल के बाहर ऐसे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीजेज विद पासेस ऑफ टाइम एंड यूजेज ऑफ सेल। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज क्या करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड यूजेज ऑफ सेल, जैसे जैसे आप सेल को आप जैसे जैसे यूज करते जाइएगा वैसे वैसे अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ते जाता है। नया सेल लाते हैं तो क्या चकाचक चलता है, लेकिन 3 साल 4 साल पुराना सेल जब हो जाता है तो देखते हैं उतना ज्यादा न लोड उठा पाता है और न ज्यादा उतना देर सर्विस दे पाता है, क्योंकि वो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस का राइज कर गया है। इंटरनल सबसे इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चा अगर बाय द वे सेल अंदर में अगर हम एक सर्किट बना लेते हैं और उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो बोले टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सेल के भीतर, बैटरी के भीतर जो रेजिस्टेंस है 100 वाला और बैटरी के बाहर जो रेजिस्टेंस है 100 वाला, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तब जाकर के टोटल रेजिस्टेंस बनता है। आपका आप फार्मूला जानते हो ना कि करंट इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब बोल बच्चा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना तुम लिए हो, ई कितना लिए हो, ई, हाँ, करंट इज इक्वल टू, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो क्या हो जाएगा कि आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। लेकिन ओम चाचा बता चुके हैं कि आई आर का मतलब भी होता है, इसका मतलब हो गया कि भी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन है। बच्चे फटाफट शॉर्ट क्वेश्चन को करते चलना। अब यहां से अगर भी का मान निकालना होगा तो भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन अगर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इफ सर्किट इज ओपन। सर्किट ओपन होने का मतलब हुआ, मैं शुरू में ही तुमको बता चुका था। अभी देखो मैं तुमको जो बताया था ना बेटा, क्या इक्वेशन आया, इक्वेशन आया भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यही ना हो गया इक्वेशन। पक्का सबको समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बेवकूफ है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ज्यादा होशियार है। बोलिए कितने लोग बेवकूफ हैं, कितने लोग बेवकूफ हैं। जिनको समझ में आ रहा है वो बेवकूफ हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो होशियार हैं। बोलिए कितने लोग बेवकूफ हैं। अरे वाह, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह यार वाह, चलो ठीक है ठीक है, हमको पता है सब यहां पर बेवकूफ बैठे हुए हैं। एक्सेलेंट। मैं बेटा बोला था आपको कि अगर आप एक सेल ले लेते हो
और उस सेल से आप करंट फ्लो नहीं कराते हो। करंट फ्लो नहीं कराने का मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, लड्डू लड्डू गोपाल। इसका मतलब V और E ये दोनों बराबर हो गया। यही तो बात मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों बराबर होगा। लेकिन कब बराबर होगा, जब सेल पर आप कोई लोड वोड नहीं दिए हैं, कोई लीकेज वीकेज नहीं है, कोई करंट उससे फ्लो नहीं करा रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कोई अंतर नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। अब आ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चा अभी आपने पढ़ा कि करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस, पढ़ा ना आपने। साथ ही साथ आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR। अब I के बदले ए वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, I के बदले ए बड़ी वाली R को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। पक्का समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब ये क्या हो गया, हो गया V इज इक्वल टू E बाई R प्लस R इंटू R। अब ये R प्लस R को यहां ले आइए, ला लेते हैं, क्या बच गया, E बाई V इंटू R। अब ये बड़ी वाली R को यहां से हटा करके इधर आके माइनस कर लीजिए, तो R इज इक्वल टू E बाई V इंटू R माइनस R। और अगर आप यहां से R कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा E बाई V माइनस, अरे E है रे, समझ लो। समझ में आ रहा है, पक्का, बहुत अच्छे। और ए आंसर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन। भाग भाग आगे भाग। आई आज तो इतना ही है, आई आज तो इतना ही है। तब तो कोई बात नहीं है, तब तो इसको और बोल बोल के हम पढ़ा सकते थे। क्या जरूरी है, इतना ही करते हैं। बच्चा यहां पर आकर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिक करंट से हो सकता था एग्जामिनेशन से संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको यहां पर आकर के शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आपके टोटल के टोटल करा दिए। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग को ये पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया है। और बच्चे अगले क्लास से हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा, तो वहां से कमर कस करके बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। मामला 5 मार्क्स का है। मेरे समझ से अगर मैं 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन भी, अगर 2-2 क्वेश्चन भी लेकर के चलूं अगर एक दिन में, तो हमारे समझ से 2-3 दिन 4 दिन में आपके, चूंकि करंट में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है। आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, किरचॉफ्स लॉ हो जाएगा, कुछ किरचॉफ्स के एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएंगे, मीटर ब्रिज हो जाएंगे, जैसे पोटेंशियल। तो मेरे समझ से 2 से 3 दिन में अपन का पूरा बढ़िया से एकदम रिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट का तैयारी हम लोग का हो जाएगा। तो मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बच्चे खूब अच्छा से तैयारी कीजिए। और किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मैं हर दिन की भांति आज भी आप लोगों से रिपीट कर देता हूं अपना नंबर। साथ ही मैं आप लोग को यह भी कह देता हूं कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो संसार के सबसे होशियार बच्चे हैं। आप थोड़े से गलती कर जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी मैसेज आप लोगों तक लिंक भेजे बगैर ही आप लोगों को पता चलते रहे और आप अपने क्लास का फायदा उठाते रहें। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और ये आशा जगाते हुए कि अगर हम लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, जो रहेंगे ही, तो नए क्लास में नया टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।